गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आदर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 48 करेंगे। तो बच्चों, हम इतिहास का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने देखा कि यूरोप में किस तरीके से समाजवाद का उदय होता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि रूढ़िवादी, जिनको पुरातनवादी भी कहा जाता है, जो उदारवादी थे और परिवर्तनवादी थे, वो कौन लोग थे। क्योंकि फ्रांस की क्रांति के बाद लोग जो हैं अलग-अलग तरीके का चेंज चाहते थे, बदलाव चाहते थे और वो किस तरीके का चेंज चाहते थे, ये हमने फर्स्ट वर्कशीट में देखा। तो अब यूरोप में समाजवाद की हेल्प किस-किस ने की? भई समाजवाद को बढ़ावा कैसे मिला? समाजवाद आया ही कैसे? एक तो फ्रांस की क्रांति ने जो आइडियाज़ दिए थे, समानता, बंधुत्व, न्याय जैसे विचारों जो लेकर आया था, तो बाकी देशों में भी जब ये फैलने लगे कि भई वहाँ हो सकता है, तो हमारे देश में भी हो सकता है। फिर सामंतवाद का कमजोर होना, यानी कि जो फ्यूडलिज्म था वो कमजोर हो गया था, नोबिलिटी थी वो कमजोर हो गई थी। औद्योगिक क्रांति आ गई थी, मजदूरों की संख्या बढ़ गई थी, तो मजदूर अपनी स्थिति को सही करना चाहते थे और मजदूर अपनी स्थिति को सही करना चाहते थे, तो वो एक अपनी स्थिति को सही करने का कोई रास्ता ढूंढ रहे थे, तो समाजवाद के थ्रू उनको एक रास्ता मिल गया था। व्यापार और मध्यम वर्ग जो है तेजी से बढ़ रहा था। विज्ञान की नई नई खोजें हो रही थी, जिससे कि और ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स और हेगल जैसे समाज जो शास्त्री थे, जो लोग सोशलिज्म का फेवर करते थे, उन लोगों ने भी इस चीज को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। वो नेक्स्ट में बताया गया कि किस तरीके से समाजवाद फैलता है यूरोप में। अब 1870 तक तो समाजवादी विचारधारा, यानी कि विचार ही लोगों को समझ में आता कि भाई है समाजवाद क्या। ठीक है, फिर इसके बाद जब उन लोगों को लगने लगा कि हाँ भाई समाजवाद जो है उससे चीजें सॉल्व हो सकती हैं, वर्कर्स की कंडीशन अच्छी हो सकती है, समाज बेहतर बन सकता है, तो फिर उन्होंने कुछ संस्थाएं बनानी स्टार्ट कर दी। जैसे एक संस्था बनाई थी उन्होंने, द्वितीय इंटरनेशनल। ठीक है, फिर उसके बाद अलग अलग देशों में अलग अलग पार्टियां, अलग अलग संगठन बनने शुरू हो गए जो सपोर्ट करते थे, जो किसको, सोशलिज्म को। जैसे कि जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी। उसके बाद 1905 में समाजवादी और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने मिलकर एक लेबर पार्टी बनाई थी। फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बनी थी। 1914 तक तो कोई भी सोशलिस्ट पार्टी जो थी वो जीत नहीं पाई थी। मतलब पार्टियां तो बन गई थी, लेकिन कोई भी सत्ता में नहीं आ पाई थी। लेकिन कानून में जो है कुछ कुछ सोशलिज्म के जो है रूप दिखाई देने लगे थे। तो चलिए, इसी के बेस पे क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है आपके, बहुत आसान से क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो आप यहीं से कर लेंगे। ठीक है, आपकी जो फर्स्ट पूरा डायग्राम दिया हुआ है वो पूरा का पूरा बना देंगे, वही आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है। यूरोप में समाजवाद के विस्तार में सहायक कारकों की सूची बनाइए। फ्रांसीसी क्रांति ने बहुत हेल्प की थी, सामंतवाद खत्म होने लगा था, औद्योगिक खत्म ही हो गया एक तरीके से। औद्योगिक क्रांति जो थी उसने औद्योगिक क्रांति हुई, मजदूर ज्यादा बढ़े, मजदूरों की कंडीशन बुरी हुई, तो उन लोगों ने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। तो व्यापार और मध्यम वर्ग बढ़ रहा था, ये डायग्राम आप बना देंगे। अब यूरोप में समाजवाद के विस्तार में औद्योगिकरण की भूमिका क्या है। औद्योगिकरण ने पुरुष, महिला और बच्चों को कारखानों में ला दिया था। ठीक है, जहां काम के घंटे अक्सर ज्यादा और मजदूरी कम होती थी, बेरोजगारी आम कह लो वो भी अधिक थी। आवास और स्वच्छता समस्याएं थी, क्योंकि शहर तेजी से बढ़ रहे थे। उदारवादी और कट्टरपंथियों ने इन मुद्दों, कट्टरपंथी की जगह आप लोग प्रवर्तनवादी लिख सकते हैं, परिवर्तनवादी, क्योंकि आप लोगों के लिए एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस होगा तो आपको हो सकता है अलग लगे, तो परिवर्तनवादी लिखना है। इन मुद्दों के समाधान की खोज की, जिससे समाजवाद एक नए सुधार के रूप में उभर कर आया। अपने शब्दों में समाजवाद के संबंध में कार्ल मार्क्स की विचारधारा की चर्चा कीजिए। ये आपके एनसीईआरटी में सारा दिया हुआ है, एनसीईआरटी से आप लोगों को पढ़ना है साथ के साथ। मार्क्स ने तर्क दिया कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी था। जब लाभ पूंजीपतियों द्वारा या पूंजीपतियों के पास जमा होता रहेगा, तब तक श्रमिकों यानी कि मजदूरों की स्थिति नहीं सुधरेगी। मार्क्स का मानना था कि पूंजीवादी शोषण से खुद को मुक्त कराने के लिए श्रमिकों को एक मौलिक समाजवादी समाज का निर्माण करना होगा, जहां पर सभी संपत्ति जो है किसी एक पर्सन के हाथ में नहीं होगी, सामाजिक रूप से नियंत्रित रहेगी, यानी कि समाज सभी लोगों में बटी रहेगी, और ऐसा समाज जो है एक साम्यवादी समाज कहलाएगा। अब यूरोप में समाजवादी विचारों के प्रसार की प्रक्रिया, जो कि अभी अभी हमने डिस्कस किया,
थी, 1870 में ये फैलना स्टार्ट हुआ था। फिर अलग-अलग जगह पर संगठन बनने स्टार्ट हो गए थे, अलग-अलग जगह पे पार्टियाँ बनने लगी थी। 1914 तक तो इसका कोई मतलब जे सफल तो नहीं हुई थी, लेकिन कानून का रूप ये लेने लगा था। ठीक है बच्चों? तो ये थे हमारे क्वेश्चन। आई होप सो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना आज इसी वाले चैप्टर में हम अभी तक यहाँ पे मतलब हमने यूट्यूब पे कितना पढ़ा है कि भई समाजवाद कैसे फैला है। अनअकैडमी पे हम थोड़ा आगे चल रहे हैं, तो आज हम रशियन रिवॉल्यूशन, रूसी क्रांति की शुरुआत करेंगे। तो क्लास है आपकी 8:15 बजे, तो आप लोग अटेंड कर लेना क्लास। मैं ये दिखा देती हूँ कैसे करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे और कोड माँगा जाएगा तो पूर्णिमा 10 डाल देंगे और नोटिफाई मी पे प्रेस कर देंगे। नोटिफाई मी पे प्रेस करेंगे तो 8:15 बजे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और ये क्लास बिल्कुल फ्री है। ठीक है बच्चों? थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाय, हैव अ नाइस डे।